नमस्कार भावी शिक्षकों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देने में कार्यरत होंगे। आज की ये वीडियो हिंदी भाषा 1 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। इससे पहले की वीडियो में हमने 2016 और 2015 के क्वेश्चनों को देखा था। देखिए 2017 के पेपर में ये भी बात उड़ती है कि 2021 का जो पेपर था इसमें से बहुत से सारे क्वेश्चंस जो थे वो रिपीट हुए थे। तो हमें पेपर को थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ना है ताकि क्वेश्चंस अगर रिपीट होते हैं तो हमारा फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है और हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति, देखिए बेटा मौखिक अभिव्यक्ति का रूप अगर पूछा जाए तो हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति की। तो शुद्ध वर्तनी मौखिक की बात कर रहा है बेटा, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी, ठीक है। वर्तनी अगर हम बात करें वर्तनी को लेकर के, ठीक है, तो वर्तनी बेटा किस में होगी? लेख में होगी, है ना। मौखिक में तो ये आती ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सुलेख भी लेखन से संबंधित है, श्रुत लेख भी लेखन से संबंधित है। बचा आशुभाषण, जो कि इसका राइट आंसर भी है। आशुभाषण क्या होता है बेटा? आशुभाषण वह भाषण होता है, आशुभाषण वह भाषण होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषणकर्ता को भाषण का विषय भाषण का विषय कुछ समय पहले ही बताया जाता है, कुछ समय पहले, या कह लीजिए ठीक पूर्व ही बताया जाता है। ठीक है, ठीक पूर्व ही बताया जाता है, उसे हम आशुभाषण की संज्ञा देते हैं। तो इसका राइट आंसर आशुभाषण हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ठीक है, 15, 25, 18 या फिर 22। इसको समझने के लिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। टोटल बेटा कितनी हैं? 18 बोलियां जो हैं वो हिंदी भाषा में देखने को मिलती हैं, जो 5 उपभागों में, उपभाषाओं में वर्गीकृत हैं। ठीक है, 5 उपभाषाओं में, जिसमें पहले नंबर पर बेटा आती है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ठीक, फिर उसके बाद पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी बेटा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। थर्ड नंबर पे बेटा आती है बिहारी, बिहारी हिंदी। ठीक है, उसके बाद राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। फिर उसके बाद पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये 5 उपभाग जो हैं वो भाषा के डिवाइडेड हैं। ठीक है, थर्ड वन, फोर्थ वन और फिफ्थ वन, ये 5 उपभाग हैं, जिनको मिला करके बेटा कितनी भाषाएं बनती हैं? 17 बोलियां जो हैं वो बनती हैं। कितनी? 17 बोलियां बनती हैं। प्लस इसमें एक और आ जाती है दक्षिणी, दक्षिणी हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 17 प्लस 1 कितनी हो जाती हैं? 18 बोलियां हो जाती हैं, और 18 हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। ठीक है, भारतेंदु युग में कोई 2 पत्रिकाएं हमें इसमें दी गई हैं, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है। पहला है कविवचन सुधा और हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत या फिर कादम्बिनी। ठीक है, देखिए भारतेंदु युग में प्रकाशित होने वाली जो पत्रिकाएं हैं वो हैं कविवचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ये कैसी पत्रिकाएं हैं बेटा? मासिक पत्रिकाएं हैं, मास में एक बार निकलने वाली पत्रिकाएं हैं। कविवचन सुधा के जो संपादक हैं बेटा वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कवि हिंदी प्रदीप के हैं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये इनके रचयिता हैं या संपादक कह लीजिए। ठीक है,
कविवचन सुधा जो बेटा आई थी वो आई थी 1868 में, और ये आई थी 1877 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तद्भव पत्रिका का तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। 2021 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो पेपर उठा करके चेक कर सकते हैं। सेम डिट्टो क्वेश्चन आया था विद एग्जांपल्स, आई मीन ऑप्शंस। ठीक है, तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है बेटा? अखिलेश है। ठीक है, जो लखनऊ से संबंधित है, मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन वो। 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 ले जिए सियार। ठीक है, इसका जो पंक्ति है बेटा वो है जगनिक की। और ये पंक्ति ली कहां से गई है बेटा? ये ली गई है परमाल परमाल रासो से। ठीक है, जिसको हम आलखंड के नाम से, आलखंड, ठीक है, यहां से लिया गया है इसको। ठीक है, जिसके राइटर कौन है? जगनिक हैं। ठीक, समझ में आ गया? निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? देखिए, हिंदी भाषा का प्रयोग पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल भी नहीं है, दक्षिण अमेरिका में भी बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान तो बेटा हमारा दुश्मन है, और डी ऑप्शन जो है वो सही है, मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर बेटा, सूर सागर जो है वो ब्रिज भाषा की रचना है, ना अवधी है, ना बुंदेली, और ना ही छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, सूर सागर हमारी ब्रिज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? आप सभी ने अपनी प्राइमरी एकेडमिक्स जब भी किया होगा, एकेडमिक्स में ये जरूर चैप्टर आया होगा, वीरों का कैसा हो बसंत, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है। वीर रस में कविता करने वाली एकमात्र कवियत्री है ये। ठीक है, वीर रस में कविता करने वाली एकमात्र कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, या फिर मानक भाषा? देखिए, एकदम शुद्ध भाषा की बात अगर करें तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मानक भाषा। ठीक है, क्योंकि मानक भाषा को बेटा हम भाषा का आदर्श रूप मानते हैं। ठीक है, मानक भाषा जो होती है वो भाषा का आदर्श रूप होती है, भाषा का आदर्श रूप। ठीक है, भाषा का आदर्श रूप किसको कहते हैं? मानक भाषा को कहते हैं, मानक भाषा को कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से भी प्रसिद्ध है? मैंने अभी आपको शायद पिछले क्वेश्चन, हाँ देखिए, आल्हा खंड, परमाल रासो। ठीक है, हाँ, तो आप इसको अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे। ऑप्शन सी परमाल रासो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। एक ही पेपर में एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन मिल रहे हैं बेटा, 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए आउट ऑफ 30। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है बेटा हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 10वां था, अब हमें 11 से 15 तक, ठीक है बेटा, 11 से 15 तक के क्वेश्चंस को इस गद्यांश को थ्रू पढ़ करके आंसर देना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमें पूरा पैराग्राफ पहले नहीं पढ़ना है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है बेटा? प्रत्येक के बाद में। इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है? प्रत्येक के बाद में लगकर उसका अर्थ जो है वो बदल देते हैं, अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। ठीक, बाद में लगकर, बात समझ में आ गई? बाद में लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो उनको हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो घुमक्कड़ शब्द में बेटा अक्कड़ शब्द जो है वो प्रत्यय होगा। ठीक है, ये तीनों प्रत्यय इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे, ये नहीं है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म बेटा कहाँ हुआ था बताइए? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर वैशाली में हुआ था। ठीक है, पावापुरी जो है बेटा यहाँ पर इन्होंने देह त्यागा था।
यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, शरीर का त्याग किया था, देह त्याग किया था, याद रखिएगा। ये भी शायद इसी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ठीक, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो संधि विच्छेद अगर इसका हम करें तो बनेगा स्व प्लस छंद। ठीक है, स्व प्लस छंद। और ये जब ऐसा संधि विच्छेद देखने को मिलता है लास्ट में अ और स्टार्टिंग किसी व्यंजन से हो रही होती है बेटा, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, ऑप्शन डी, स्वच्छंद में व्यंजन संधि देखने को मिलती है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी आयु कितनी थी? ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमें उसी में से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 वर्ष, 35 वर्ष में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ठीक है, श्रुति धर्म जो कि हमारे पैराग्राफ में से है, तो उसका आंसर है वैदिक धर्म। ठीक, श्रुति धर्म किससे संबंधित है? श्रुति धर्म वैदिक धर्म से संबंधित है। ठीक है, निमिष शब्द का क्या पर्याय है? निमिष शब्द का क्या पर्याय है बेटा? निमिष शब्द का जो पर्यायवाची है वो है क्षण, ना ही प्रकाश और ना ही छिद्र और ना ही पूर्ण। निमिष शब्द का पर्यायवाची होता है क्षण, समय। ठीक है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य बताइए। ठीक है, मुझसे उठा नहीं गया कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, मुझसे उठा नहीं गया में बेटा भाववाच्य शामिल है। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि देखिए भाववाच्य में जो क्रिया प्रयोग होती है वो कौन सी क्रिया होती है बेटा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है? क्रिया का स्वरूप, इसमें क्या होता है? क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के हिसाब से नहीं चलता। ठीक है, कर्ता या कर्म के हिसाब से, कर्म के अनुसार नहीं चलता है। किसके अकॉर्डिंग चलता है बेटा? भाव के अनुसार चलता है। ठीक है, भाव के अनुसार, भाव के अनुसार चलता है। ठीक है, यहाँ पर भाव ही तो है कि मुझसे उठा नहीं गया बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चले, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, जिसकी पूर्व से ही कोई आशा ना हो, तो जिसकी पूर्व से ही कोई आशा ना हो उसके लिए वर्ड होता है अप्रत्याशित। किसके लिए? जिसका पूर्व से ही कोई आशा ना हो। प्रत्याशा वर्ड है, इसका क्या होता है बेटा? जिसकी आशा ही ना की गई हो, जिसकी आशा ही ना की गई हो, ना ही पहले और ना ही बाद में, ना ही की गई हो, की गई हो। ठीक है, अपरिमेय क्या होता है बेटा? अपरिमेय जिसकी माप संभव ना हो। ठीक है, जिसकी माप संभव ना हो, जिसकी माप संभव ना हो उसे अपरिमेय कहेंगे। अनाहूत क्या होता है बेटा? जो बिना बुलाए गए हो। ठीक है, जो बिना बुलाए, बिना बुलाए आया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अनाहूत। ठीक है, तो अगली बार अगर कोई शादी ब्याह में अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसके लिए एक वर्ड क्या मिला है बेटा? अनाहूत। ठीक है, गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा बेटा? गोधूम हम कहते हैं गेहूं को। ठीक है, गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? गेहूं। गाय का क्या होगा बेटा? गौ, है ना। गोबर का क्या होता है? गोमय। ठीक, गोधन क्या है? गोधन ऑलरेडी एक तत्सम है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, निष्कपट संधि का, सॉरी, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो संधि विच्छेद निष्कपट का क्या बनता है बेटा? निहि धन कपट, निहि धन कपट। और इसमें संधि कौन सी होगी बेटा? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, ये तो आइडेंटिफाई आप कर ही लेंगे, विसर्ग संधि देखने को मिलती है। ऐसा क्या होता है बेटा
ठीक है, तो इसमें इसके आइडेंटिफिकेशन की पहचान क्या है कि विसर्ग से पहले छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक, और बाद में विसर्ग से पहले ये, और बाद में क्या क्या आए बेटा, क, ख, ट, ठ, प और क। ठीक है, इनमें से कोई भी व्यंजन आता है तो ये मिल करके क्या बना देता है, श बना देता है। ठीक है, जैसे निष्कपट हो गया, निष्कलंक हो गया, निष्फल हो गया, चतुष्पाद हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इसमें सम्मिलित हैं। संधि विच्छेद निधन कपट, निधन कपट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का 21 सेज कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो सही है। ठीक है, निम्न में से किसकी वर्तनी जो है वो सही है। अनुग्रहित नहीं बेटा, ये र जो है यहाँ पर नहीं लगेगा, बाकी सब सही है बट ये र यहाँ पर ग पे नहीं लगेगा। अनुग्रहित, हाँ ये सही है, ऑप्शन बी 21 का बी जो है बेटा राइट आंसर है। इसमें तो मात्रा ही नहीं लगी है ना, अनुग्रहित। ठीक, ये भी गलत है, ऑप्शन बी सही है बेटा 21 का। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अपेक्षा का विशेषण रूप सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या फिर अपेक्षित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपेक्षित, क्योंकि अपेक्षा का विशेषण रूप में हमें जो विशेषण रूप होगा उसमें वर्ड चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग का तो सेम होना चाहिए, बाकी इन तीनों में सेम नहीं है। ठीक है, तो अपेक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान, ठीक है, तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। इसके लिए बेटा आप पूरी वर्णमाला जो है एक बार अच्छे से, मैंने 2015 का क्वेश्चन पेपर बनाया है, उसमें मैंने पूरी वर्णमाला की व्याख्या की है, आप चाहें तो जा करके उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो श का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बेटा, तालु। ठीक है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त शब्द है। प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। शब्द के पहले लगकर और बाद में जो लगते हैं उनको हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो अत्यंत का राइट आंसर बेटा हो जाएगा अति। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है अंत। मूल शब्द क्या है इसका, अंत मूल शब्द है। ठीक, और अति ऐड कर देंगे तो बन जाएगा अत्यंत। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, उपत्यका का अर्थ क्या होता है। ठीक है, उपत्यका सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, नहीं। प्राणियों के पेट का एक अंग, बिल्कुल भी नहीं। पर्वत का शिखर, नहीं। उपत्यका कहते हैं पर्वत के पास की भूमि को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्वत के पास की भूमि को क्या बोला जाता है बेटा, उपत्यका। ठीक है, अंग का उच्चारण स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 26, अंग का उच्चारण स्थान नासिक के कंठोष्ठ्य, मूर्धन्य या फिर कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालव्य बोलते हैं, कंठ तालु बोलते हैं कई लोग। ठीक है, तो अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा, ऑप्शन ए नासिक के, क्योंकि सभी पंचमाक्षर, वर्णमाला के सभी पंचमाक्षर और प्लस म, ये सभी नासिक वर्ण में, नासिक के वर्ण में गिने जाते हैं। ठीक है, सभी नासिक के वर्ण में गिने जाते हैं, सभी पंचमाक्षर और म। ओके, प्रश्न 27 कह रहा है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। ठीक है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाण बोधक है या सार्वनामिक है। देखिए, 4 गज मलमल का मतलब हो गया कि परिमाण की बात कर रहा है। ठीक, इसलिए यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी परिमाण बोधक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी परिमाण बोधक। ठीक है, शीश का तत्सम रूप क्या है। शीश का तत्सम रूप क्या है बेटा, तो शीश का तत्सम रूप शीशा, शीर्ष, सिरा या फिर शीर्षक। तो शीश का जो राइट आंसर है बेटा वो हो जाएगा शीर्ष। ठीक है, तत्सम रूप होता है शीर्ष। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में अगर प्रथम पद जो है, प्रथम पद अगर संख्यावाचक है, ठीक है, प्रथम पद अगर संख्यावाचक है तो वो समास कौन सा होगा बेटा, द्विगु समास होगा। ठीक है,
समझ समझ में आ गया बेटा? प्रथम पद अगर संख्यावाची है तो वो चौराहा द्विगु समास में सम्मिलित किया जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? ये एक मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ हमें पहचानना है। ठीक है, तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। ठीक है, तो आंख में अगर किरकिरी चली जाती है तो बेटा उसका मतलब क्या है, वो हमें पसंद नहीं है कि वहां पर आंख एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो अगर उसमें किरकिरी वगैरह जाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अप्रिय सा लगता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्रिय लगना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, प्रश्न यहां पर समाप्त हुए। 2017 के बारे में हमने पूरी बातचीत कर ली हिंदी को लेकर के, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2021 में भी पूछे गए हैं। आप जाकर के एक बार पेपर उठाइएगा और जरूर देखिएगा, और देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से मैच कर रहे हैं। ये बताने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो बेहतर ढंग से तैयारी करिए और ऐसे ही जीवन में सफलता प्राप्त करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।